अगर आप 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि भौतिकी में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि भौतिकी में उपयोग होने वाले सभी परिभाषाओं को आप पूरी तरह से समझते हुए कमांड कर ले। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात हो या लघु उत्तरीय प्रश्न की बात हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात हो, हर तरह के प्रश्न में परिभाषाओं का काफी ज्यादा उपयोग होता है। तो आज के क्लास में हम लोग भौतिकी का क्लास 12 का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आने वाले कुछ परिभाषाओं को काफी विस्तार से पढ़ेंगे। सुप्रभात, मैं राजीव रंजन आप सभी विद्यार्थियों का पूरे टॉप ट्यूटोरियल की ओर से पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी। जैसे ही आप 12 का फिजिक्स स्टार्ट कीजिएगा, 12वीं क्लास का भौतिकी स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले जो टर्म आपके सामने आएगा, यानी पहला चैप्टर शुरू होते के साथ जो टर्म सबसे पहले आपके सामने आएगा, उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्लियर है? स्थिर वैद्युतिकी और इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था वाले आवेशों, मतलब रुके हुए आवेशों तथा उससे संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं, उसी शाखा को कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे देखो, मान लेते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेश है। यह एक प्रोटॉन है, यह भी आवेश है। मान लेते हैं कि यहां पर एक Na+ है, Na+ आयन, तो यह भी एक आवेश है। आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हैं इन सब के बारे में। तो अगर यही सब आवेश स्थिर अवस्था में है, तो ये अपने आसपास के क्षेत्र में कैसा परिवर्तन लाएगा, अपने आसपास के वस्तुओं पर क्या प्रभाव डालेगा, इन्हीं सब बातों का अध्ययन भौतिकी के जिस शाखा में करते हैं, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो देखो, मैंने जो परिभाषा बतलाया वो यहां पर पीडीएफ फाइल में मैंने पहले से नोट कर दिया है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में पड़े हुए आवेशों तथा उससे संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। याद रखिएगा, आवेश स्थिर होना चाहिए, क्योंकि अगर आवेश गतिमान हो गया, जैसे देखो, मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरफ जा रहा है, तो आवेश तो है लेकिन ये गति में है, तो इसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में नहीं करते हैं। यहां अध्ययन करेंगे रुके हुए आवेश और उससे संबंधित गुण का। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है आवेश। तो देखो, आवेश के बारे में वैसे तो कोई परिभाषा बतलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो क्लास 10th में भी इसके बारे में काफी विस्तार से पढ़े हैं। फिर भी जब सिलेबस में है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये पूरा 12 में हर जगह उपयोग में आएगा। देखिए, आप जानते हैं कि मौलिक कण सिर्फ 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
वैसे जब आप 11-12 में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स, मौलिक कण आएंगे, लेकिन फिजिक्स में उन सबों पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स में उसका उपयोग नहीं है। तो अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स का बात किया जाए, मौलिक कणों का बात किया जाए, तो फिजिक्स के हिसाब से अभी भी हम लोग सिर्फ 3 ही मौलिक कण को लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप ऐसा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरा पर बल लगाता है ना? कौन सा बल? विद्युत बल। 2 प्रोटॉन भी एक दूसरा पर बल लगाता है, कौन सा बल? विद्युत बल। 2 इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरा पर विद्युत बल या विद्युतीय बल लगाता है ना? तो यही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरा पर अपने जिस गुण के कारण बल लगाता है, जिस गुण के कारण विद्युतीय बल लगाता है, उसी गुण को कहा जाता है आवेश। मैं इस चीज को थोड़ा एक और उदाहरण से क्लियर करता हूं। देखो, आपने बचपन से पढ़ा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, पढ़े हो ना? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो आखिर क्यों काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल? तो याद कीजिए, आपने पढ़ा था क्लास 9th में, आपने 11th में भी पढ़ा है कि पृथ्वी और सूर्य एक दूसरा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, उसके पीछे कारण है दोनों का द्रव्यमान, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जिम्मेदार होता है द्रव्यमान। तो ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरा पर जो विद्युतीय बल लगाता है, या तो प्रोटॉन एक दूसरा पर विद्युतीय बल लगाता है, या तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरा पर जो विद्युतीय बल लगाता है, तो वह अपने जिस गुण के कारण विद्युतीय बल लगाता है, उसी गुण को, उससे जुड़े हुए उसी चीज को कहा जाता है आवेश। एक बहुत ही फंडामेंटल परिभाषा है ये जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ देगा तो परेशानी में डाल देगा आपको, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखो, जो जितना छोटा परिभाषा है ना, वो उतना ज्यादा परेशान करता है। चलिए देखिए, मैंने यहां पे आपको जो समझाया वो भी मैंने यहां पे लिखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से जुड़ा हुआ वह गुण जिसके कारण ये एक दूसरे पर विद्युत बल लगाते हैं। आप यहां विद्युत बल लिखिए, विद्युतीय बल लिखिए, स्थिर वैद्युत बल लिखिए, सबका एक ही मतलब होता है। तो उसी गुण को आवेश कहा जाता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से जुड़ा हुआ वह गुण जिसके कारण एक दूसरे पर विद्युत बल लगाते हैं, आवेश कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं विद्युतीय बल के बारे में। देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, या यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एक प्रोटॉन है। तो आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरा पर बल लगाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक दूसरा पर बल लगाता है, 2 प्रोटॉन भी एक दूसरा पर बल लगाता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरा पर बल लगाता है, या एक मिला जुला कर कहा जाए तो कोई भी 2 आवेश एक दूसरा पर बल लगाता है। तो 2 आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, उसी बल को कहा जाता है विद्युतीय बल। क्या मैंने कहा? कोई भी 2 आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं और इसी बल को विद्युत बल या विद्युतीय बल या स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है।
इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स वगैरह कहा जाता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा परिभाषा है। देखिए वो भी यहां पे दिया गया है, विद्युत बल का परिभाषा, दो या दो से ज्यादा आवेश हमेशा एक दूसरे पर बल लगाते रहते हैं तथा इसी बल को विद्युत बल कहा जाता है। इसे स्थिर वैद्युत बल भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं अनावेशित वस्तु। ऐसा करते हैं ना कि मैं 4 नंबर और 5 नंबर दोनों को एक साथ समझा रहा हूं। ठीक है, एकदम मामूली सा अंतर है और यहां से मेन पार्ट शुरू हो गया। क्योंकि देखो ये 2 नंबर 3 नंबर तो आपका क्लास 10th का भी पढ़ा हुआ था, है ना। हाँ ये नया था, यहां से हम लोगों को विस्तार से समझता है। तो अनावेशित वस्तु क्या है, आवेशित वस्तु क्या है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ बस इसको देख करके आराम से रट लिए, बस एक लाइन का तो है ही, बस कमांड हो गया, नहीं होगा ना। आप इसको देखकर इसको रट लीजिएगा तो याद रखो रटा हुआ चीज जो होता है ना वो एक तरफ से ही निकलता दूसरा तरफ से तुरंत निकल जाता है, क्या फायदा होगा। समझना है, समझा हुआ चीज हमेशा दिमाग के अंदर बना हुआ रहता है, वो कभी नहीं निकलता है। तो बात को समझिए, क्योंकि अगर आपसे इन सब से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ परिभाषा ही लिखने के लिए अक्सर हमेशा पूछा जाएगा, नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है, तो समझना जरूरी है। और फिजिक्स का खासियत है समझ गए तो भूलोगे नहीं। चलिए देखते हैं, तो कौन सा समझाने जा रहे हैं, 4 नंबर और 5 नंबर को देखिए। देखो बात है कि इस दुनिया में जो भी चीज बना है आप पहले से जानते हैं कि वो सिर्फ 3 ही चीजों के मिलने से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मालूम है ना, आप ये चीज को 11th में केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, 12 में भी पढ़िएगा, 10th में भी पढ़े, 9th में भी पढ़े, 7th से ही आप इस चीज को पढ़ रहे हैं कि इस दुनिया में जितना भी वस्तु बना है वास्तव में अगर उसको छोटे छोटे कण में तोड़ा जाए तो सिर्फ 3 ही कण हमें मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। क्लियर है? उसमें भी देख लीजिए न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश होता है, दोनों पर आवेश का क्या मान है ये भी आपको मालूम है, 10th में आपने पढ़ा है। अगर नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना। देखो जी, इलेक्ट्रॉन के आवेश का संकेत होता है E- और यह होता है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। वैसे ही प्रोटॉन पर के आवेश का संकेत होता है E+ और इसका मान होता है +1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। तो बात बिल्कुल सीधा सा है कि इलेक्ट्रॉन पर का आवेश और प्रोटॉन पर का आवेश, इन दोनों का परिमाण यानी मात्रा बिल्कुल बराबर बराबर होता है। अंतर किस चीज का है? अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक है और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक है। आप खुद सोच के देखिए, आप मुझे बतलाइए, जैसे मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है, कल्पना कीजिए कि यह एक वस्तु है, तो होंगे तो इसमें अनगिनत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मैं एकदम सिंपल अवस्था में समझाने के लिए मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो बताइए इस पर कुल आवेश कितना हुआ। भाई कुल आवेश निकालना है तो दोनों आवेश को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना। उसी तरह से आप फिर मुझे सोचकर बतलाइए कि यह एक वस्तु है, ये देखिए, ये मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है
जिसमें कि मैंने मान लिया कि 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। बात को समझिएगा। और अब मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए कि इस पर कितना आवेश है, तो क्या इसका जवाब दीजिएगा? 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश और 5 प्रोटॉन के आवेश को जोड़ दीजिए। देखो, इस पर कुल आवेश हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब 5 को गुना कर देंगे -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम से। अब फिर इसमें जोड़ देंगे 5 प्रोटॉन का आवेश, मतलब 5 को +1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम से। तो देखो क्या होगा, इसको गुना करो तो 5 को जब 1.6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आइए माइनस साइन तो आ ही जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -8 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। और फिर इसको जब गुना करोगे तो यह +8 गुना 10 पर पावर -19 कूलम हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, 0 आया। आया? सोच के बतलाइए। देखो, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या बराबर बराबर है तो उस पर कुल आवेश का मान 0 होगा। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही है ना? जोड़ के देखो। मान लेते हैं कि कोई और वस्तु है जिस पर कि 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन है, तो फिर ऐसे ही कैलकुलेशन होगा और फिर इस कुल आवेश का मान तो 0 हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सीधा सा है। वैसा कोई भी वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मात्रा बिल्कुल बराबर बराबर होगा, उस पर आवेश का मान, कुल आवेश का मान 0 हो जाएगा। हाँ, अगर मान ले कि कोई वैसा वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है, कह सकते हो सिर्फ न्यूट्रॉन ही न्यूट्रॉन है उसमें, कल्पना कर लीजिए ऐसे किसी वस्तु का, तो वहां पर भी कुल आवेश का मान क्या हो जाएगा? 0। तो देखो, दो स्थितियों में एक वस्तु पर आवेश का कुल मान 0 हो सकता है। पहला स्थिति, अगर उस पर कोई आवेश ना हो, कोई आवेश ना हो, ना इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन, ना कोई धन आयन ना कोई ऋण आयन, तो 0 होगा। या फिर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन हो, यानी जितना धन आयन है उतना ही ऋण आयन हो, तो भी कुल आवेश का मान 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही वस्तुओं को हम लोग कहते हैं अनावेशित वस्तु। क्या कहेंगे? अनावेशित वस्तु। इंग्लिश में अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्लियर है ना? देखिए, तो परिभाषा क्या बना अनावेशित वस्तु का, समझ लीजिए। वैसा वस्तु जिस पर कुल आवेश का मान 0 हो उसे अनावेशित वस्तु कहते हैं। आप इसको चाहो तो ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। वैसा वस्तु जिस पर ऋण आवेश का संख्या और धन आवेश का संख्या, वास्तव में संख्या का मतलब यहां पर मान है, या कह सकते हैं वैसा वस्तु जिस पर कुल ऋणात्मक आवेश का मान और कुल धनात्मक आवेश का मान बराबर बराबर है, वो भी अनावेशित वस्तु है। तो देखिए, यहां पर मैंने जो परिभाषा समझाया वो यहां देखिए लिखा हुआ है, वैसा वस्तु जिस पर ऋण आवेशों की संख्या तथा धन आवेशों की संख्या बराबर बराबर होती है उसे अनावेशित वस्तु कहते हैं। क्लियर है ना? अब ठीक इसका आप उल्टा कर दीजिए, यानी कि संख्या बराबर बराबर ना हो, एकदम बस नहीं, दोनों जगह नहीं डाल दीजिए। वैसा वस्तु जिस पर ऋण आवेशों की संख्या और धन आवेशों की संख्या बराबर बराबर ना हो, यानी ऋण आवेश का मान ज्यादा हो या धन आवेश का मान ज्यादा हो, उसी को हम लोग कहेंगे आवेशित वस्तु। क्या कहेंगे? आवेशित वस्तु। देखिए, इसको मैं पहले समझाता हूं। देखो जी,
एकदम समझते रहिए, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, समझना है। ये देखो, मान लेते हैं कि यह वस्तु है और ये मान लेते हैं कि इस वस्तु में, ये पूरा जो वस्तु है ये बना हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन के मिलने से। क्लियर है? मैंने मान लिया कि यह एक वस्तु है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन है। तो देखो, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश का संख्या बराबर बराबर नहीं है। तो देखिए क्या होगा इस पर। अब अगर हम यहां पर आवेश का मान जानना चाहें तो कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसमें हम लोग जोड़ देंगे 7 प्रोटॉन का आवेश। तो देखिए क्या हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश 5 गुना -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और इसमें जोड़ देना है 7 गुना प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो आप जोड़ने घटाने तो जान ही रहे हैं, बहुत आसान है। आप गुना भाग करके देख लीजिए, यह आपका आ जाएगा धनात्मक चिन्ह के साथ 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या यह शून्य के बराबर है? नहीं है ना। तो इसका मतलब यह है कि कुल आवेश यहां पर शून्य नहीं है। तो इसे हम लोग कहेंगे आवेशित वस्तु। क्या कहेंगे? आवेशित वस्तु। वैसे ही आप यहां पर एक और कल्पना कर लीजिए, उसी तरह से आप एक और कल्पना कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का संख्या 7 है और प्रोटॉन का संख्या 5 है। तो यहां पर 7 हो जाएगा और यहां 5 हो जाएगा, और जब कैलकुलेट कीजिएगा इसी तरह से तो ये आपका प्लस चिन्ह के बदले आ जाएगा माइनस चिन्ह। तो वह भी तो 0 के बराबर नहीं हुआ ना। तो आप ऐसा अनगिनत उदाहरण खुद ले सकते हैं, बात बिल्कुल साफ है। वैसा वस्तु जिस पर ऋणात्मक आवेश का संख्या या कुल ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश का संख्या या कुल धनात्मक आवेश का मान बराबर बराबर नहीं है, बराबर बराबर नहीं है, उस पर आवेश शून्य नहीं होता है, यानी उसे हम लोग आवेशित वस्तु कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। देखिए, चलिए भाई इसका परिभाषा भी देख लीजिए। वैसा वस्तु जिस पर ऋण आवेशों की संख्या तथा धन आवेशों की संख्या बराबर बराबर नहीं होती है उसे अनावेशित वस्तु कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाए आगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, मैंने 4-5 दोनों समझा दिया, एक ही उदाहरण से समझ में आया। बिल्कुल उसी तरह से ये 6 नंबर और 7 नंबर भी दोनों बिल्कुल एक तरह से समझ में आएगा। और वास्तव में देखा जाए ना तो 4-5 अगर आप समझ लिए हैं तो मान के चलिए कि आप 6 नंबर और 7 नंबर भी समझ लिए हैं। क्या हमें पढ़ना है कि ऋण आवेशित वस्तु क्या है और धन आवेशित वस्तु क्या है, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहले बोर्ड पे देखते हैं। देखो जी, समझिए पहले, वैसा वस्तु जिस पर धनात्मक आवेशों की तुलना में ऋणात्मक आवेश का मान ज्यादा हो। क्लियर है? उसे ऋण आवेशित वस्तु कहते हैं। क्या मैंने कहा? वह वस्तु जिस पर ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो। किससे ज्यादा होगा? धनात्मक आवेश से। बस उसे ही हम लोग कहेंगे ऋणावेशित वस्तु, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं पहले फिगर में, ध्यान से समझिए, रटना नहीं है, समझना है। देखो जी, एकदम मैं साधारण तरीका से समझा रहा हूं। मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है
और मान लिए कि इस वस्तु में 10 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है। बस ऐसे आप, अच्छा जैसे मैंने यहाँ प्रोटॉन लिया, आप यहाँ कोई चाहे तो धनात्मक आयन ले सकते हैं, मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया तो आप चाहे तो ऋणात्मक आयन ले सकते हैं, है ना, कुछ भी ले सकते हो आप। तो देखो मैंने मान लिया कि यह एक ऐसा वस्तु है जो 10 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना है। तो गौर से देखो, धनात्मक आवेश के तुलना में ऋणात्मक आवेश ज्यादा है ना, यानी कुल धनात्मक आवेश का जितना मात्रा है उससे ज्यादा मात्रा है ऋणात्मक आवेश का। तो इसे हम लोग ऋण आवेशित वस्तु कहेंगे, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। कैसे, कैलकुलेशन में देख लेते हैं। देखो अगर यहां पे कुल आवेश निकालना है तो हमें 10 प्रोटॉन के आवेश में जोड़ देना है, हमें 10 प्रोटॉन के आवेश में जोड़ देना है 15 इलेक्ट्रॉन के आवेश को। आप तो कैलकुलेशन करने जान गए हैं ना, तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट अप्लाई करता हूं। देखो 10 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन, इस दोनों के चार्ज को आप खुद जोड़िए, क्या मिलेगा आप गौर कीजिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, क्योंकि 10 प्रोटॉन का जो धनात्मक आवेश है उसको कैंसिल कर देगा, खत्म कर देगा 10 इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश, तो बच जाएगा मात्र 5 इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो गया 5 और गुना करेंगे -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम्ब से गुना कर दीजिए, माइनस हो गया 8 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो देखो आवेश ऋणात्मक है ना, ये देखो कुल आवेश का मान ऋणात्मक आया, तो यही इसका परिभाषा हो गया। वैसा वस्तु जिस पर धनात्मक आवेश के तुलना में ऋणात्मक आवेश का मान ज्यादा हो, या कहें कुल आवेश का मान ऋणात्मक हो, उसे हम लोग ऋण आवेशित वस्तु कहेंगे। देखिए वही परिभाषा हमने यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए दिया है, ऋण आवेशित वस्तु। ये देखिए वैसा वस्तु जिस पर धन आवेशों की तुलना में ऋण आवेशों की संख्या ज्यादा होती है उसे ऋण आवेशित वस्तु कहते हैं। क्लियर है? अब इसको उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए ना, बस धन आवेश का संख्या को ज्यादा कर दीजिए ऋण आवेश के संख्या से। क्या मैंने कहा? धन आवेश के संख्या को ज्यादा कर दीजिए ऋण आवेश के संख्या से। जैसे देखो फिर ऐसा करते हैं कि एक वस्तु ले लेते हैं, ये हमने एक वस्तु ले लिया और इस वस्तु में मैं मान लेता हूं कि इसमें सब मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। देखो ना ऋणात्मक आवेश से ज्यादा हो गया ना धनात्मक आवेश। अगर आप कुल आवेश निकालना चाहेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन के आवेश में जोड़ देंगे 12 प्रोटॉन का आवेश। क्लियर है? कैलकुलेशन अब तो आप जान चुके हैं, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, सब मिलाकर देखा जाए, यही देखो ना 8 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा 8 प्रोटॉन, तो बच क्या जाएगा? 4 प्रोटॉन का आवेश। आप इसको और भी न्यूट्रल करना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब और चिन्ह तो आएगा धनात्मक। ये हो गया। तो बात बिल्कुल सीधा सा है, वैसा वस्तु जिस पर कुल आवेश का मान धनात्मक हो या ऋणात्मक आवेश के तुलना में धनात्मक आवेश ज्यादा हो उसे धन आवेशित वस्तु या पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर है? देखिए ये समझ में आ गया धन आवेशित वस्तु। तो क्या अब आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे है विद्युत विसर्जन,
इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। चलिए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर ये 2 मार्क्स में आता है। इसके साथ कुछ और ऐड करके, एग्जाम्पल वगैरह ऐड करके, चलिए देखिए समझाते हैं। देखो, तो अगला हमारा टॉपिक है विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखिए बात को समझिए। मान लीजिए कि आप किसी कटोरा में पानी भर रहे हैं, लगातार पानी भरते जा रहे हैं, ठीक है ना, लगातार पानी भरते जा रहे हैं। क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो कटोरा पूरी तरह से भर जाएगा। उसके बाद भी आप पानी भरते जाएंगे तो क्या होगा, गिरने लगेगा ना, बाहर की तरफ गिरने लगेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आप किसी वस्तु पर या तो धन आवेश के संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे या ऋण आवेश के संख्या को बहुत ज्यादा करते जाइएगा, तो एक ऐसा समय आता है कि उससे आवेश बाहर निकलने लगता है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा उसको धनात्मक रूप में आवेशित कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद उससे बाहर निकलने लगता है धन आवेश। अगर आप वस्तु को ऋणात्मक आवेश के साथ आवेशित कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में, तो एक ऐसा समय आएगा जब उससे ऋणात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन या आयन, निगेटिव आयन वगैरह बाहर निकलने लगेगा। और मालूम है, ये प्रक्रिया उस समय और ज्यादा तेज हो जाता है जब दो वस्तु विपरीत प्रकृति वाला आवेश रख रहा है। बात को मैं पहले बोर्ड पे समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो जी, मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है और इस वस्तु पर आप लगातार इस तरह से धनात्मक आवेश को बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब लगातार आप इस पर प्रोटॉन का मात्रा या धन आयन का मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया। और ये इधर मान लेते हैं कि एक दूसरा वस्तु है और इस पर आप लगातार ऋणात्मक आवेश के मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऋण आयन हो सकता है। तो अगर आप इस पर धन आवेश का मात्रा और इस पर ऋण आवेश का मात्रा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं दोनों आसपास ही है, तो एक ऐसा समय आएगा जब इससे धन आवेश, इस वस्तु से धन आवेश इस पर जाने लगेगा अपने आप। क्या लगता है, बीच में कुछ नहीं, हवा है, हवा हो तो भी अपने आप जाने लगेगा। और उसी तरह से इससे ऋण आवेश इस पर अपने आप जाने लगेगा। बात को समझिए। अगर आप एक वस्तु पर धन आवेश की मात्रा को लगातार बढ़ाते जाएंगे और दूसरे वस्तु पर ऋण आवेश की मात्रा को लगातार बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा जब धन आवेश ऋण आवेश वाले वस्तु पर और ऋण आवेश ऋणात्मक आवेश वाला वस्तु से धनात्मक आवेश वाला वस्तु पर जाना प्रारंभ कर देगा और ये जाते रहेगा। आप चार्ज डालते जाइएगा, आवेश डालते जाइएगा और ये प्रक्रिया होते रहेगा। और जब भी ये प्रक्रिया होता है ना, उस समय हल्का गरज का आवाज होता है। गरज का आवाज जैसे बिजली चमकने का आवाज, तो उतना आवाज तो यहां नहीं होगा, लेकिन जैसे देखते हो ना, जैसे मान लेते सूखा बाल है और इसमें जब हम कंघी करते हैं तो बाल में जब कंघी करते हो तो कभी कभी आप देखिएगा बिल्कुल सूखा बाल, कंघी भी बिल्कुल सूखा, और बरसात का मौसम ना हो, ड्राई मौसम हो, सूखा मौसम हो, तो कभी कभी हल्का से गौर कीजिएगा, कड़कने का आवाज आता है।
बिल्कुल वही आवाज आएगा जब जाड़े के समय में कंबल को अपने हाथ का नाखून ऐसे उल्टा करके ऐसे कंबल में खींचिएगा ऐसे, तो वहां पर भी कड़क का आवाज आता है। गौर कीजिएगा। अगर आपने गौर नहीं किया है और अगर अभी बरसात का समय नहीं है तो कंबल निकाल लीजिए, सूखा कंबल होना चाहिए, और नाखून को ऐसे लेकर ऐसे रगड़िए और यह एक्सपेरिमेंट करो बिल्कुल रात के समय में, बिल्कुल अंधकार रूम में, कोई लाइट वहां नहीं होना चाहिए बाहरी। आप गौर कीजिएगा, आपको एकदम चमक यहां पर नजर आएगा, बिल्कुल वैसा ही चमक जैसे कि दीपावली में जब आप फुलझड़ी जलाते हैं तो जिस तरह का चमक नजर आता है, बिल्कुल वैसा ही चमक नजर आएगा और हल्का कड़कने का वहां आवाज भी नजर आएगा। वो क्या है? यही तो है जो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, विद्युत विसर्जन। वो विद्युत विसर्जन का एग्जाम्पल है। बाल में जब कंघी करते हो जो वहां पर जो आवाज आता है, अगर बिल्कुल अंधकार रूम हो और बहुत बारीकी से अगर उसको देखा जाए, ऐसे आंख से तो वहां पता नहीं चलेगा, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह लगाकर, तो वहां पर भी आपको चमक नजर आएगा। यही है विद्युत विसर्जन। तो देखो इसका परिभाषा क्या हो गया। अगर दो वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के आवेश को रख दिया जाए और मात्रा को लगातार बढ़ाया जाए, दोनों आवेशों की मात्रा को लगातार बढ़ाया जाए, तो एक ऐसा समय आएगा जब दोनों आवेश अपने अपने प्रारंभिक वस्तुओं से निकलकर दूसरा पर जाना प्रारंभ कर देगा, और जब भी यह घटना घटेगा चमक होगा और गरज का आवाज आएगा। इस घटना को ही विद्युत विसर्जन कहते हैं। देखिए, परिभाषा रटना नहीं है, बात को समझना है। मैंने जो परिभाषा यहां लिख दिया आप बिल्कुल वही याद करें, वही बोर्ड एग्जाम में लिखे, कोई जरूरी नहीं है। परिभाषा का वाक्य आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, बस वो बात आना चाहिए जो उसमें है। और देखो, कोई भी चीज का जो परिभाषा होता है ना, वास्तव में देखा जाए तो परिभाषा का मतलब होता है कि उस चीज से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण बात। तो अगर किसी चीज से संबंधित परिभाषा पूछ दिया जाए तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपको टीचर ने पढ़ा है बिल्कुल आप वही लिखें, जो अपनी किताब में पढ़ा है बिल्कुल आप वही लिखें। परिभाषा का मतलब है उससे जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको लगा, जो सबसे सही है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, उस चीज को लिखें और अपने वाक्य में लिखें। तो बात को समझना जरूरी है, वाक्य रटना नहीं है। समझिए, समझ में आ गया ना? आप अपने मन से परिभाषा तैयार कर लेंगे। मैं एक सेंटेंस बतलाऊंगा, आप 10 तरह का परिभाषा तैयार कर सकते हैं। समझिए बात। देखो, मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाता हूं। विद्युत विसर्जन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वस्तु पर आवेश मौजूद हो। कोई एक वस्तु ही आवेशित है और दूसरा अगर न्यूट्रल है, जैसे इसको भी समझिए। ये देखो, मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है, कल्पना कर लिए यह एक वस्तु है। कोई भी तरह का आवेश ले लो, ऋणात्मक ले लो या धनात्मक ले लो, जो आप तुम्हारा मर्जी ले लीजिए। और मान लेते हैं कि यहां पर एक अनावेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, ठीक है ना? ये एक आवेशित वस्तु और ये एक अनावेशित वस्तु। अब क्या है कि इस पर भी आप धीरे धीरे आवेश के मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर भी एक ऐसा समय आएगा कि इससे आवेश निकल करके इस वस्तु के तरफ जाने लगेगा, ऐसे जाने लगेगा, है ना? और यहां भी वैसे ही गरज भी होगा, चमक भी होगा, और यह भी कहलाएगा विद्युत विसर्जन। दोनों वस्तु अगर आवेश वाला है, एक पर धनात्मक आवेश एक पर ऋणात्मक आवेश, तो यह घटना जल्दी नजर आने लगता है। और एक अनावेशित और एक आवेशित हो
तो इस घटना में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसे बहुत ज्यादा चार्ज होना चाहिए, यानी ऋणात्मक आवेश बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए या धनात्मक आवेश बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, तब यह घटना घटेगा। अब देखिए इसका भी उदाहरण समझ लीजिए। बरसात के समय में जो बिजली चमकता है, मालूम है बरसात के समय में जो आसमान में बादल होता है, घर्षण वगैरह के कारण हवा से या बादलों से जो घर्षण होता है उसके वजह से उस पर धनात्मक आवेश पैदा हो जाता है, उस पर धनात्मक आवेश पैदा हो जाता है वो बादल पर, ठीक है। और ये पृथ्वी, मान लीजिए कि ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये अनावेशित है, अनचार्ज्ड है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ बादलों पर धन आवेश एकत्रित हो जाता है घर्षण के कारण। कैसे होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और ये पृथ्वी है, सही बात है, दूरी बहुत ज्यादा है, फिर भी बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश एकत्रित होने के कारण वहां पर भी विद्युत विसर्जन शुरू हो जाता है। और आवेश का मात्रा इतना ज्यादा रहता है, इतना ज्यादा रहता है कि यहाँ पर जो विसर्जन होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा चमक होता है। आप जानते ही हैं, देखे ही हैं कितना चमक, कितना गरज होता है उस समय। तो यह भी उसी विद्युत विसर्जन का उदाहरण है। समझ में आ गया? चलिए, तो देखो मैंने ये भी अब आप लोगों को समझा दिया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कैवेंडिश का स्थिर वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो आप ये भी 10th में पढ़े हैं। चलिए मैं यहां पर आपको समझाता हूं। देखो, क्लास 10th में आपने कूलाम्ब के नियम को पढ़ा था। कूलाम्ब का नियम आपको इसी चैप्टर में 12th में आगे पढ़ना है। और वास्तव में देखा जाए ना तो कैवेंडिश का ये जो नियम है, ये उसी कूलाम्ब के नियम से जुड़ा हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो कूलाम्ब ने जिस चीज को समझाया था, उस चीज का शुरुआत वास्तव में कैवेंडिश ने किया था। तो कैवेंडिश का ही नियम वास्तव में है और उसी को आगे कूलाम्ब ने समझाया था। तो पहले हम लोग कैवेंडिश के नियम को अभी देखते हैं। देखो जी, मान लेते हैं कि यह दो आवेश है। अब ये दोनों आवेश कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों धनात्मक आवेश है, या मान लीजिए कि दोनों ऋणात्मक आवेश है, या मान लीजिए कि दोनों में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश है। क्लियर है ना? तो कैवेंडिश ने सीधा सीधा बतलाया था कि कोई भी दो आवेश एक दूसरे पर हमेशा बल लगाता है। कोई भी दो आवेश हमेशा एक दूसरा पर बल लगाता है, मतलब या तो खींचने के लिए या ढकेलने के लिए। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति का है, समान प्रकृति का मतलब यानी कि दोनों का दोनों धनात्मक या दोनों का दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों एक दूसरा पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, मतलब ढकेलने के लिए बल लगाएगा। जैसे कि ये वाला धन आवेश इस धन आवेश पर इधर, और ये वाला धन आवेश इस धन आवेश पर इधर लगाएगा बल। या ये दोनों ऋणात्मक आवेश है तो यह ऋण आवेश इस ऋण आवेश पर इधर और ये ऋण आवेश इस ऋण आवेश पर इधर लगाएगा बल। या दोनों अगर विपरीत प्रकृति का है तो यह धन आवेश इस ऋण आवेश पर इधर लगाएगा बल और ये ऋण आवेश इस धन आवेश पर इधर लगाएगा बल। क्लियर है? तो आपने क्लास 10th में इसे कूलाम्ब्स लॉ के रूप में पढ़ा होगा। मैं फिर बतलाता हूं, वास्तव में दिया हुआ कैवेंडिश का था, जिसने सिर्फ बतलाया कि यहां पर किस दिशा में काम करता है बल, कौन लगाता है बल। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, यानी गुना भाग जोड़ घटाव कैलकुलेशन करने वाला काम, वो दिया हुआ है कूलाम्ब का। तो देखो कैवेंडिश का नियम क्या कहता है, मैं फिर से समझा देता हूं लास्ट में। कैवेंडिश के स्थिर वैद्युत का नियम कहता है कि दो आवेश हमेशा एक दूसरा पर बल लगाता है। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति का है तो परस्पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, या दोनों अगर विपरीत प्रकृति का है यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक, अरे यहां मैं थोड़ा सा उल्टा दे दिया, एक सेकंड गड़बड़ हो गया भाई।
तो उस स्थिति में दोनों एक दूसरा पर अपने तरफ बल लगाएगा। जैसे ये धन आवेश और ये ऋण आवेश है, तो ये धन आवेश इस पर इधर और ये ऋण आवेश इस पर इधर लगाएगा बल। क्लियर है? समान प्रकृति का है तो विपरीत दिशा में, और विपरीत प्रकृति का है तो अपने तरफ। चलिए ये देखिए, कैवेंडिश का स्थिर वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम कहता है कि समान प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर ढकेलता है, जबकि विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर है? अब आप मुझे बतलाइए कि आगे जो नजर आ रहा है क्या मुझे समझाने की जरूरत है? नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि आपके सिलेबस में है और पढ़ना है तो फिर ढंग से पढ़ना है। चालक आप जानते हैं, वैसा कोई भी पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। बिल्कुल सीधा सा परिभाषा है, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वैसा वस्तु जिससे होकर बिजली पास करता है, बिजली जाता है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। चालक को आप सुचालक भी कह सकते हैं, चालक को इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं, चालक को इंग्लिश में गुड कंडक्टर भी कहा जाता है ना? और याद रखिएगा, सामान्यतः चालक जो होता है यह बना हुआ रहता है धातु का, मेटल का। क्लियर है? सामान्यतः चालक किस चीज का बना होता है? धातु का। मालूम है ना? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? चालक है। देखते हो ना, इससे होकर बिजली का प्रवाह होता है। क्या लकड़ी से होकर बिजली गुजरता है? क्या प्लास्टिक से होकर बिजली जाता है? नहीं जाता है। तो समझ में आ गया चालक क्या है? वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो जी, पहला वाला जो चैप्टर है इसमें अभी आगे काफी परिभाषा बाकी है। मेरे हिसाब से सब मिलाकर करीब 38 परिभाषा है इस पहला चैप्टर में, जिसको कि हम लोग बारी बारी से देखेंगे। मेरे पढ़ाते समय ये उद्देश्य रहता है कि आपको रटना ना पड़े। क्लियर है? मैं ऐसा उम्मीद के साथ पढ़ाता हूं कि पढ़ाते समय ही आपको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। जिन जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ फाइल चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने भी नोट भी करवाया था शुरू में, 620 32 77 132। इस नंबर पर अपना नाम, अपना क्लास, अपना जिला का नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। इधर से पूरा पीडीएफ फाइल आपके पास चला जाएगा। एक बात और, चूंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मटेरियल बनाने में और आप लोगों तक पहुंचाने में, चूंकि हमारे लगभग सभी कोचिंग के स्टाफ लॉकडाउन के वजह से हमारे संपर्क में नहीं के बराबर है, बहुत मुश्किल से तैयार हो पाता है अभी, तो थोड़ा बहुत विलंब हो जाए तो आप सब्र कीजिएगा। मैं खुद इस बात को प्रयास कर रहा हूं कि कितना जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस निकाल दिया जाए, और अभी पूरी तरह से समझते हुए। कुछ विद्यार्थियों का व्हाट्सएप नंबर हमारे पास अभी तक नहीं आ पाया है, तो जो भी हमारे पास व्हाट्सएप नंबर नहीं भेज पाए हैं या जिन्होंने पहले भेज भी दिया है और किसी कारण से उनके पास पीडीएफ फाइल नहीं जा पा रहा है, तो फिर से अपना नाम, जिला, क्लास लिखकर हमारे पास भेज दीजिए। आगे से सारा मटेरियल आपके पास जाएगा, पहले वाला भी भेज दिया जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.